नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लाओस दौरे के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए है महत्वपूर्ण। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम और अमेरिकी विदेश मंत्री से की मुलाकात। लाओस के शीर्ष नेतृत्व से भी है मुलाकात का कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गंगटोक में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। कल वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से दी थी करारी शिकस्त। और आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में लगा भक्तजनों का तांता। तो ये थी 11 बजे की प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां लाओस दौरे के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में सबसे पहले टाइफून याकी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में ऑपरेशन सद्भाव के माध्यम से हमने मानवीय सहायता उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान है। पीएम ने कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक के बीच गहरी समानताएं हैं। पीएम ने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हित में है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि समुद्री गतिविधियां अनक्लोज के अंतर्गत संचालित होनी चाहिए। पीएम ने नेविगेशन और एयर स्पेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी सीधा बल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक ठोस और प्रभावी आचार संहिता बनाई जानी चाहिए और इसमें क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। पीएम ने विस्तारवाद के बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि म्यांमार की स्थिति पर हम आसियान दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उन्होंने 5 बिंदुओं पर आम सहमति का भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने माना कि मानवीय सहायता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र की बहाली के लिए उपयुक्त कदम भी उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का मत है कि म्यांमार को अलग थलग करने के बजाय उसे जोड़कर रखना चाहिए। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से भी खास मुलाकात की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में तूफान मिल्टन के कारण हुई जानमाल की हानि पर भी शोक व्यक्त किया। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिनों के सिक्किम दौरे पर हैं। वो सिक्किम के गंगटोक में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री पिछले वर्ष अक्टूबर में आई बाढ़ से निपटने में जान गंवाने वाले 22 सैनिकों को समर्पित स्मारक प्रेरणा स्थल का भी अनावरण करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री कई सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने भूख हड़ताल पर बैठे युवा डॉक्टर्स के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा है। आईएमए ने युवा डॉक्टर्स की मांगों को जायज ठहराते हुए अपना पूर्ण समर्थन दिया और उन्हें हर आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी
आश्वासन दिया है। इसी के साथ एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल सरकार से अपील कर कहा कि वो युवा डॉक्टर्स की जान से खिलवाड़ ना करे और उनकी शांतिपूर्ण वातावरण और सुरक्षा संबंधित मांगों को बिना देर किए स्वीकार करे। इसके साथ ही आरजीकर रेप और मर्डर मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की घेराबंदी अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी युवा डॉक्टर्स की भूख हड़ताल से बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। फेडरेशन ने कड़े शब्दों में पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को कुछ होता है तो हम अपना विरोध प्रदर्शन बढ़ाने और देशव्यापी बंद करने के लिए मजबूर होंगे। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया कि 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ के घाटे में है। इस साल उसके पास अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी को राजकोषीय घाटे की जानकारी भी दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने राज्य की कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता की जिसमें बताया गया कि विधायक फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। प्रेस वार्ता में आतिशी और सौरभ भारद्वाज राजकोषीय घाटे से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। दोनों की तरफ से दावे किए गए हैं कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त रेवेन्यू है और दिल्ली सरकार अपनी सभी योजनाएं जारी रखेगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1,68,173 करोड़ रुपए का टैक्स ट्रांसफर जारी किया है। इसमें अक्टूबर 2024 में देय नियमित किस्त के अलावा 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम किस्त भी शामिल है और इस हस्तांतरण का उद्देश्य राज्यों को आगामी त्योहारी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में मदद करना और उनके विकास और कल्याण गतिविधियों में तेजी लाना है। इस हस्तांतरण में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 31,962 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके बाद बिहार को 17,921 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का है जिसे 13,987 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल जिसे 13,404 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की, जहां पर एक गैर कानूनी पटाखा गोदाम में विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि गोदाम पटाखा व्यापारी ने अपने घर पर ही इसे बनाया हुआ था। धमाके में गोदाम के मालिक मुख्तार अहमद की मृत्यु हो गई और उनके ही परिवार के 2 सदस्य भी घायल हो गए जिनकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। एक पटाखा लाइसेंस धारक मुख्तार अहमद हैं। उन्होंने अपने जहाँ पे उनका लाइसेंस था गोदाम का, उससे नज़दीक में अपने घर में अवैध भंडारण पटाखों का किया हुआ था। उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट में मुख्तार अहमद की मृत्यु हो गई और उनके परिवार के 2 सदस्य, उनकी बहू और बेटी जो है वो घायल हो गए। सर घायलों की स्थिति स्थिर है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, भारत रत्न जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे जयप्रकाश नारायण के लोक नायक बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जीवन भर समाजवादी विचारधारा के जरिए समाज में बदलाव लाने वाले जेपी ने उम्र के ऐसे पड़ाव पर भारतीय राजनीति में वापसी की जब देश के युवा परिवर्तन की राह पर बिना किसी नेतृत्व के चल पड़े थे। संपूर्ण क्रांति का उनका दर्शन और आंदोलन भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव तो लाया ही, साथ ही देश के सामाजिक ताने बाने को भी बदलने में कारगर साबित हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में जिन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुख है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। स्कूली शिक्षा पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई।
बाद में कॉलेजिएट स्कूल छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटल्स में काम किया। उन्होंने अमेरिका से ही बीए और एमए की डिग्री हासिल की। अमेरिका से वापस लौटने के बाद 1929 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर 1932 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 1932 में नासिक जेल में कारावास के दौरान वे अनेक समाजवादी नेताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क में आए। दिसंबर 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में जयप्रकाश ने लोगों से आह्वान किया कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शोषण को रोका जाए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें 9 महीने के लिए जेल में डाल दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को चलाया। हालांकि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। लेकिन 9 नवंबर 1942 को दिवाली के मौके पर वे अपने 6 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रह के सक्रिय रूप से काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आजाद दस्ता बनाया। कुछ महीनों के बाद सितंबर 1943 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1946 में वे रिहा हुए। 70 के दशक की शुरुआत में जब देश का आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्ट शासन तंत्र से पीड़ित था, तब जेपी का एक दूसरा रूप देखने को मिला। 1974 में गुजरात के छात्रों ने उनसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ नव निर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। उसी वर्ष जून में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा से शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इस आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से ही जनता ने उन्हें लोकनायक के खिताब से नवाजा। इस आंदोलन के अंत में आपातकाल की घोषणा हुई और जो बाद में जनता पार्टी की जीत में तब्दील हुई। मार्च 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को खराब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। किडनी खराब होने की वजह से 8 अक्टूबर 1979 को पटना में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। 1965 में उन्हें लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वाजपेयी सरकार ने 1999 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका व्यक्तित्व और आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक वीडियो भी साझा किया है। ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं।
और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। सामाजिक कल्याण और ग्राम स्वराज की परिकल्पना को अपनी दूरदर्शिता और कर्मठता से धरातल पर उतारने वाले विराट व्यक्तित्व का नाम है भारत रत्न नानाजी देशमुख। 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कटोली कस्बे में जन्मे नानाजी देशमुख ने अपनी प्रखर बुद्धि और असाधारण संगठन कौशल से भारतीय राजनीति में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। आइए आपको दिखाते हैं। और ज्ञान के प्रति प्रेम को जाहिर करता है। उनकी सांगठनिक कुशलता को देखते हुए संघ ने उन्हें 1947 में आरएसएस की पत्रिकाएं राष्ट्र धर्म और 5 जन्य का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। इन पत्रिकाओं के संपादक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था। नानाजी ने विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया तो उन्होंने इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। इसके चलते आपातकाल के दौरान 29 जुलाई 1975 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 17 महीने वे जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद 1977 में नानाजी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद चुने गए, लेकिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि आज अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि देशवासियों की ओर से भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। देश के ग्रामीणों विशेषकर वंचित समाज के सशक्तिकरण के लिए उनके समर्पण और सेवा भाव को हमेशा याद किया जाएगा।
और अपनी इस पोस्ट के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर एक वीडियो भी साझा किया। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। नानाजी देशमुख जीवन भर देश के लिए जिए और स्वयं को राजनीतिक जीवन से निवृत्त करके वे जब तक जीवित रहे उन्होंने अपना जीवन चित्रकूट को केंद्र बिंदु बना करके ग्रामीण विकास के लिए खपा दिया। उन्होंने ऐसे कपल तैयार किए। दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से देश के लिए जीना सीखो, देश के लिए कुछ करके रहो, इस मंत्र के साथ युवा दंपतियों को उन्होंने निमंत्रित किया। सैकड़ों की तादाद में ऐसे युवा दंपति आए आगे और उनको उन्होंने ग्राम विकास के काम में लगाया। मैं फिर एक बार नाना जी को प्रणाम करता हूं। जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के माल्यार्पण करने जाने को लेकर के सत्ता पक्ष का आरोप है कि अखिलेश यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप भंडारी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जेपी के आदर्शों को भूल चुकी है। अगर सपा सरकार जेपी के आदर्शों का पालन कर रही होती तो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती। अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं। जो नोटिस जारी किया है वो स्पष्ट करता है कि अभी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नीयत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे। दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है। जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से आगे ले जाना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रही है कि अगर इतना ही आप जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स में विश्वास रखते तो इमरजेंसी पार्टी कांग्रेस के साथ इतना बड़ा गठबंधन क्यों किया। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे महाराष्ट्र को लेकर। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं। स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब महाराष्ट्र की, जहां गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए उत्पादन सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। अगर नॉन क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई जाती है तो ओबीसी समुदाय को काफी फायदा होगा। वार्षिक आय बढ़ाने का अधिकार केंद्र सरकार में निहित है, इसलिए राज्य कैबिनेट की बैठक में इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया। लोगों के जीवन स्तर और वेतन में वृद्धि के कारण कई समुदायों के लोग शिक्षा शुल्क रियायत की सीमा 8 लाख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मौसम विभाग ने कराईकल, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने की 12 तारीख के करीब दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में एक और ताज़ा चक्रवाती परिसंचरण विकसित होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर, पश्चिम और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की कर लेते हैं, जहां इजराइल ने बैरूत के डाउनटाउन शहर में कई हवाई हमले किए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के अनुसार हमलों में 2 हिजबुल्लाह आतंकवादियों, हुला फ्रंट के कमांडर अहमद मुस्तफ़ा अल हाजी अली और हिजबुल्लाह की एंटी टैंक इकाई के कमांडर मोहम्मद अली हमदान की मृत्यु हो गई है। इस हमले में 18 नागरिकों के मरने के साथ साथ 92 लोगों के घायल होने की भी खबर है। अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान और बवंडर ने तबाही मचा रखी है। अब तक करीब 14 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है और इलेक्ट्रिक सप्लाई कट जाने की वजह से लाखों लोगों का जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। पाम बीच गार्डन एरिया में रहने वाले लोगों के घरों पर भी इस तूफानी तबाही का व्यापक प्रभाव पड़ा है। गवर्नर रॉन डेसेंटिस के अनुसार हम सबसे खराब स्थिति से उबर चुके हैं। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ है और बाढ़ ने भी चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा सचिव एलेजांद्रो ने व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में कहा कि फ्लोरिडा में कम से कम 27 बवंडर आए हैं। और आगे बढ़ते हुए बात खेल से जुड़ी खबरों की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ग्रुप दौर में खेले जाने वाला ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया अब तक खेले गए 2 मैचों में से दोनों ही जीतकर शीर्ष पर काबिज है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को 2 मैचों में से 1 जीत और 1 हार मिली है। आज के मैच में पाकिस्तान की कोशिश बड़ी जीत के साथ अपने रन रेट में सुधार करने की होगी, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम तीसरी जीत हासिल करके तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की होगी। इसके साथ ही महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ही कल खेले गए एक रोमांचक मैच में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज की ये दूसरी जीत रही। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 8 विकेट खोकर 103 रन बनाए थे, जिसे वेस्टइंडीज की टीम ने 12.5 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के बाद वेस्टइंडीज की टीम ग्रुप बी में शीर्ष पर काबिज हो गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लाओस दौरे के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए है महत्वपूर्ण। सम्मेलन से तर प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम और अमेरिकी विदेश मंत्री से की मुलाकात। लाओस के शीर्ष नेतृत्व से भी है मुलाकात का कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गंगटॉक में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। कल वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से दी थी करारी शिकस्त। और आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में लगा भक्तजनों का तांता। तो ये थी अहम सुर्खियां और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे आदिशक्ति की आराधना की। तो आज नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जा रही है। सुबह से ही दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, प्रयागराज, अहमदाबाद, इम्फाल के साथ पूरे देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। माता के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की आराधना की जा रही है और उसकी ये 6 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली तस्वीर है दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की, जहां पर माता रानी की आज आराधना की गई। वहीं दूसरी तस्वीर है मुंबई की। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां पर भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। एक एक करके भक्तजन माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और वहीं चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं प्रयागराज की ये तस्वीरें सामने आई हैं। 5वीं तस्वीर है अहमदाबाद की और 6ठी तस्वीर है इम्फाल की। हालांकि ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे देश भर में आज माता रानी की आराधना
की जा रही है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुर्गा पूजा की भी शुभकामनाएं दी हैं। जगदीप धनखड़ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भर में अपार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो हमें मां दुर्गा की असीम शक्ति और करुणा की याद दिलाता है। उनकी दिव्य उपस्थिति हमें साहस और विश्वास के साथ सभी चुनौतियों पर विजय पाने के लिए प्रेरित करती है। मां दुर्गा का आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति, सद्भाव और नई ऊर्जा लाए। भक्ति के इस पवित्र अवसर पर सभी के अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की कामना करता हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मां के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, नवरात्रि में मां सिद्धिदात्री को कोटि कोटि नमन। उनकी कृपा से सभी उपासकों को लक्ष्य सिद्धि का आशीर्वाद मिले। और अपनी इस पोस्ट के साथ प्रधानमंत्री ने मां सिद्धिदात्री की एक स्तुति भी साझा की है, वो आपको दिखाते हैं। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखरां कमल स्थितां चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी सिद्धिदात्री यशस्विनी सिद्धिदात्री यशस्विनी परमानंदमयी देवी परमानंदमय देवी परब्रह्म परमात्मा परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते सिद्धिदात्री नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः
नमो नमः नमो नमः। और महानवमी के इस शुभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के माता नैना देवी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सारा संसार मां के आशीर्वाद से मंगलमय रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद करे। मां से प्रार्थना करते हैं कि सारा संसार और अपना देश मंगल में रहे, सुखी रहे और सबके पवित्र आत्माओं को निश्चित रूप से सुबुद्धि के साथ आगे बढ़ने की क्षमता मिले। और इसी बीच चलिए कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं जो आ रही है इस वक्त लाओस से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 2 दिनों के दौरे पर है और उनके आज इस दौरे का दूसरा दिन है। तो वहीं द्विपक्षीय वार्ता ये की गई है। लाओ के प्रधानमंत्री इस वार्ता में मौजूद रहे, साथ ही उनके साथ जो उनके अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। लाओ के पीएम सोनचाई सिफानदोन वहाँ पर मौजूद रहे और इस बीच द्विपक्षीय वार्ता जिसमें कई सारे समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं आगे चल के, और भारत और लाओ के जो आपसी संबंध हैं वो किस तरीके से और मजबूत हो सकते हैं उसको लेकर ये द्विपक्षीय वार्ता। तो बेहद ही खास तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाओस की यात्रा पर हैं, जहां पर सोनचाई सिफानदोन के साथ मुलाकात उन्होंने की और द्विपक्षीय वार्ता उन्होंने की। और साथ ही इस वार्ता के बाद में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भारत और लाओस के बीच के जो रिश्ते हैं वो आपसी और संबंध मजबूत होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे तो जोरदार स्वागत भी प्रधानमंत्री का वहां पर किया गया और अब इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद में और ज़्यादा रिश्ते जो हैं मजबूत होंगे। तो ये बेहद ही खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लाओस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वार्ता में मौजूद रहे, साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वार्ता में आप देख सकते हैं, साथ ही कई सारे अधिकारी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तो लाओस के प्रधानमंत्री सोनचाई सिफानदोन के साथ ये द्विपक्षीय वार्ता भारत की। तो प्रधानमंत्री इस वक्त 2 दिनों के दौरे पर हैं, लाओस में वो मौजूद है और उनके इस दौरे का आज दूसरा दिन है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने कई सारी अपनी बातों का जिक्र किया। देश के साथ साथ पूरे विश्व में कई सारे मुद्दों पर वहाँ पर अपने संबोधन में उन्होंने जिक्र किया कई सारे मुद्दों का। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि लाओस से सामने आई हैं। तो देखा जाए तो भारत और लाओस के जो रिश्ते हैं वो सदियों पुराने हैं और अब उन्हीं रिश्तों को और आगे बढ़ाने की ये उम्मीद के साथ कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर। फिलहाल ये द्विपक्षीय वार्ता की एक खास तस्वीरें। तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और शिखर सम्मेलन में वो शामिल हुए। इसके साथ ही द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं लाओस के प्रधानमंत्री के साथ। तो भारत और लाओस के जो आपसी रिश्ते हैं वो उससे पहले भी हम देख चुके हैं कि काफ़ी मजबूत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर पहुँचे थे तो काफ़ी स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया वहाँ पर। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लाओ रामायण का एक एपिसोड भी वहाँ पर देखा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है, जहां देश भर में श्रद्धालु मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कर रहे हैं। प्रथमं
शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवपूर्णा प्रकीर्तिता। आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है, या कहूँ कि आज ये पड़ाव किनारे पर आ रहा है, जो नौका है वो किनारे पर आ रही है। आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है और जो भी सिद्धि पाना चाहते हैं, जिन्होंने तप किया है, व्रत किया है पूरे 9 दिन, वो आज माँ से उसका फल प्राप्त करेंगे। आज ही के दिन कंजकों को खिलाने का भी प्रावधान है और साथ ही में माँ से आशीर्वाद ग्रहण करने का भी। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्य सुरैरं रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ भगवती की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं माँ सिद्धिदात्री। ऐसा विश्वास है कि इनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व की 8 सिद्धियां हैं। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान हैं। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, कुमकुम, तिल, जौ, चावल आदि से करनी चाहिए। माँ की धूप दीप से आरती करें। अंत में हलवा, चने व नवरस युक्त भोजन माँ को अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना संपन्न करने के उपरांत माता रूपी छोटी छोटी कन्याओं का कन्या पूजन कर हलवा, पूरी और चने खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी बुलाया जाता है और ये बालक बटुक भैरव और लंगूरा का प्रतिनिधित्व करता है। आज शारदीय नवरात्रि का कन्या पूजन करने के साथ ही ये महा उत्सव संपन्न हुआ है। हम सभी जो 9 दिन से उपवास कर रहे थे, माँ की पूजा अर्चना कर रहे थे, या जो भी माँ की साधना कर रहे थे सिद्धि पाने के लिए, आज माँ को जब कन्या रूपी उनका पूजन किया तो बहुत तसल्ली मिली और यकीनन बहुत शांति मिली। और मैं कह सकती हूँ कि अब बहुत जल्द हम सभी ने जो माँ से कामना की है, जो हम सभी ने माँ के सामने इच्छा प्रकट की है, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। लेकिन माँ से ये कहना मत भूलिएगा कि यदि माँ हमसे पूजा करने में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो उसे क्षमा कर दीजिए। वो माँ है, यकीन मान ही जाएगी। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान लोगों ने रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में लोग रतन टाटा की फोटो लेकर गंगा आरती में पहुंचे थे। लोगों ने रतन टाटा को याद करते हुए दिए जलाए और प्रार्थना की। साथ ही ओडिशा के गवर्नर रघुवर दास ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान कहा कि रतन टाटा ने भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे रतन टाटा ने उनके अनुरोध पर झारखंड में कैंसर अस्पताल बनवाया था। रतन टाटा जी का जाना
सिर्फ जमशेदपुर वासी टाटा घराना के लिए नहीं बल्कि देश के लिए अपूर्णीय क्षति। उन्होंने देश को एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभारने का काम। और इसी के साथ चलिए तस्वीरें देख लेते हैं। अब इस वक्त लाओस से सामने आ रही हैं, जहां पर अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जो बाकी अन्य देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 2 दिन के लाओस दौरे पर हैं और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का आज दूसरा और महत्वपूर्ण दिन है। 2 समिट में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं और इस दौरान अपना पक्ष भी रखा गया। भारत का क्या पक्ष है पूरे विश्व को लेकर वो रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने मुख्य तौर पर कहा कि विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास नीति होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से भी खास मुलाकात की और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका में तूफान मिल्टन के कारण हुई जानमाल की हानि पर भी शोक व्यक्त किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सम्मेलन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का ये दौरा और आज उनके दौरे का अंतिम और आखिरी दिन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए नजर आए और अपनी बातें भी उन्होंने कही, जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं का जिक्र उन्होंने किया है। शांति समझौते की बात प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाया जाए, विश्व स्तर पर भी भारत की क्योंकि अलग पहचान हम इन दिनों देखते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने किस तरीके से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आज पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ नज़र है उसकी। भारत के हर एक कदम पर पूरे विश्व की नज़र रहती है। साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति भारत ने जो अपनाई उसका पूरा विश्व तारीफ करता है। तो प्रधानमंत्री इस वक्त 2 दिन के लाओस दौरे पर है और आज उनके दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है, जहां आज प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शामिल होते हुए नजर आए और कई बातों को प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री ने रखा। वहीं अगर लाओस और भारत के रिश्तों की अगर हम बात करें तो काफ़ी मजबूत रिश्ते रहे हैं पिछले सदियों से, क्योंकि साल 2008 में भारत ने लाओस में एयरफोर्स एकेडमी खोलने का भी फैसला लिया था। साथ ही लाओस की सेना को भारत की ओर से समय समय पर आधुनिक तकनीक भी सौंपी गई हैं। सिंचाई और विद्युत परियोजना के लिए भी भारत ने कई बड़े ऐलान किए हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड से संबंधित कई समझौते पर दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ऐसे भी कई सारे उदाहरण हैं जब लाओस ने भी भारत का खुलकर साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के भारत के प्रयासों का समर्थन लगातार लाओस करता रहा है। इसके अलावा राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तब भी लाओस ने रामलला पर एक टिकट जारी किया था और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश था। तो ऐसे में कोरोना के समय भी भारत ने लाओस की काफ़ी मदद की थी, जिसके बाद लाओस की तरफ से खूब तारीफ भी भारत की गई। तो भारत और लाओस के रिश्ते अगर हम देखें तो काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन फिलहाल आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल हुए और अपने वक्तव्य में उन्होंने कई सारी प्रमुख बातों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि ईस्ट एशिया समिट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अपने संबोधन में कई सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करना जरूरी है। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए डायलॉग और डिप्लोमेसी को भी प्रमुखता देनी होगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने नालंदा का पुनरुद्धार ईस्ट एशिया समिट में दी गई हमारी कमिटमेंट थी, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि इस साल जून में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करके हमने इसे पूरा किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी को आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा कि उपस्थित सभी देशों को नालंदा में होने वाले हेड्स ऑफ हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। तो अपने संबोधन में कई सारी चीज़ों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए हैं।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आतंकवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद भी वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है और इसका सामना करने के लिए मानवता में विश्वास रखने वाली ताकतों को एकजुट होकर काम करना होगा। वहीं जब प्रधानमंत्री ने अपनी बातों की जो उनका संबोधन है जब उसकी शुरुआत की तो शुरुआत में प्रधानमंत्री ने टाइफून यागी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं सबसे पहले व्यक्त की और साथ ही उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में ऑपरेशन सद्भाव के माध्यम से हमने मानवीय सहायता उपलब्ध कराई है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्ट समिट से इतर थाईलैंड के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। सोनसाई सिफांदोन से के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री ने की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात। तो टोंगटार्न शिनावात्रा के साथ ये खास मुलाकात। और थाईलैंड की रिश्तों की अगर हम बात करें तो भारत और थाईलैंड के रिश्ते भी काफ़ी मजबूत हैं और अब इन रिश्तों को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता, क्योंकि थाईलैंड की जब हम बात करते हैं तो थाईलैंड आसियान में भारत का प्रमुख साझेदार भी है और इससे पहले भी कई मुलाकातें थाईलैंड के साथ हो चुकी हैं। द्विपक्षीय वार्ता थाईलैंड के साथ हो चुकी हैं जिससे कई क्षेत्रों में भारत और थाईलैंड के आपसी जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। अगर हम आपसी मिलती जो नीतियां अगर हम देखें दोनों देशों की तो वो आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है जो 2024 में अपने 10वें वर्ष को चिन्हित करती है, वहीं थाईलैंड की एक्ट नीति के साथ मिलती जुलती है। इसके साथ ही थाईलैंड जो है बिम्स्टेक समूह का भी सदस्य है और बिम्स्टेक दरअसल एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं, जिसका भारत भी एक सदस्य है और थाईलैंड भी। तो थाईलैंड और भारत के रिश्ते भी आपस में और मजबूत होते हुए हमें भविष्य में नजर आएंगे। His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of India, His Excellency Sonsai Sivandon, Prime Minister of the Lao PDR, His Excellency Ministers, ladies and gentlemen, welcome to this significant event to witness the exchanges of the MOUs and agreements between the Lao PDR and India. Please join me in welcoming the Prime Minister of India, His Excellency Narendra Modi, and Prime Minister of the Lao PDR, His Excellency Sonsai Sivandon. First, we shall witness the exchange of MOU on defense cooperation. From the Indian side, the exchange will be done by His Excellency Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs of India, and from the Lao side by His Excellency General Jansamon Janyalat, Deputy Prime Minister, Minister of National Defense of the Lao PDR. Thank you, Excellencies. Next, we have the exchange of agreement on cooperation and mutual assistance in customs matters. The exchange will be done by His Excellency Prashant Agrawal, Ambassador of India to the Lao PDR, and His Excellency Virod Sundara, Director General, Asia Pacific and Africa Department, Ministry of Foreign Affairs of the Lao PDR. Thank you, Excellencies. We next have an exchange of the MOU on cooperation of broadcasting between Prajapati and Lao National Television. The next exchange will be done by Ambassador of India to the Lao PDR and Dr. Amkha Bongmunka, Director General, Lao National Television. Thank you, Excellencies. The next MOUs exchange are on quick impact projects under the Mekong Ganga cooperation. The exchange will be done by Ambassador of India to the Lao PDR and Mr. Sombun Sihanat, Director General, Department of Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Lao PDR,
Som leader of Mekong Ganga Cooperation for the Lao PDR. Excellencies, we have now come to the end of the MOU's exchange ceremony. Thank you. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लाओस से, ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर भारत और लाओस के रिश्ते कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में और मजबूत होते हुए हमें नजर आएंगे, क्योंकि कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, कई सारे MOU एक्सचेंज किए गए हैं। तो ऐसे में हर क्षेत्र में हम देखें तो लाओस और भारत के जो आपसी रिश्ते हैं वो काफ़ी पुराने रिश्ते हैं और आगे आने वाले समय में और मजबूत होते हुए ये रिश्ते नजर आएंगे, क्योंकि सदियों पुराने ये रिश्ते चले आ रहे हैं। हर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हर क्षेत्र में भारत और लाओस के रिश्ते मजबूत हैं। और आज जो ये मुलाकात हुई, जो द्विपक्षीय वार्ता हुई लाओस के प्रधानमंत्री के साथ, इस मुलाकात में, इस द्विपक्षीय वार्ता में भी कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की गई और साथ ही हस्ताक्षर किए गए, कई सारे MOU पर साइन किए गए और एक्सचेंज किए गए। तो ऐसे में जो और रिश्ते हैं भारत और लाओस के, वो भविष्य में और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और मजबूत होते हुए नजर आएंगे हमें। और साथ ही अगर देखें तो ये भविष्य में और आगे जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं भारत और साथ ही जो लाओस के लोग हैं उन सभी के लिए ये जो रिश्ते हैं वो मजबूत रहेंगे। तो भारत और लाओस के साथ में जो रिश्ते हैं वो मजबूत तो हो ही रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर है, जिसमें इस दौरान उन्होंने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां पर मुख्य तौर पर कई सारी बातों का जिक्र किया। और इससे पहले अभी जो हाल ही में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी लाओस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। और इस बीच भारत के और लाओस के जो रिश्ते और मजबूत उन्हें किस तरीके से किया जा सकता है उसको लेकर द्विपक्षीय वार्ता हुई। कई सारे MOU पर साइन भी इस दौरान किए गए। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़े हुए एक एक अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।